देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से सभी छात्र NCERT बेस्ड शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, जिसमें से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक, और इसके अतिरिक्त CTET और UPTET की भी आपकी तैयारी करवाई जाती है। लेकिन इस समय जो हमारी सीरीज है वो है हमारी कक्षा 10वीं और 12वीं की अनसोल्ड, जिसमें से आज आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं का अनसोल्ड 2018 भौतिक विज्ञान का। ये चौथा सेट है, 3 सेट आपके अपलोड हो चुके हैं। पहला प्रश्न इसमें, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वह प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होगा वो सबसे कम होगा। आपने भी देखे होंगे जितने भी लेजर लाइट बनाई जाती हैं मैक्सिमम आपके लाल कलर की होती हैं, और लाल कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है और इनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस प्रकार इसे अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रकाश द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस रंग के लिए होता है? प्रकाश द्वारा विचलन सबसे अधिक किसके लिए होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसका विचलन भी सबसे अधिक होता है। तो सबसे नीचे आपकी, जब आप श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे नीचे की ओर आपका कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग होता है। इसलिए बैगनी रंग का जो विचलन होगा वो कैसा होगा? सबसे अधिकतम होगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है आपका 1 का घ नंबर, कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरक या प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती या अनुक्रमापी होता है। किसके अनुक्रमापी होता है? ये होता है परिपथ के संपूर्ण प्रतिरोध के, या चुंबकीय फ्लक्स के, या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के, या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के और परिवर्तन की दर के। तो ये आपके एक में दर है और एक में आपका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका इसमें होगा आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है आपका, कहता है उत्तल दर्पण और फोकस के बीच वस्तु के बने प्रतिबिंब की किरण आरेख खींचिए। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जो अंदर की ओर पेंट और बाहर की ओर वक्रित होता है, मतलब बाहर की ओर वो चमकदार पृष्ठ बाहर की ओर होता है, उभरा हुआ पृष्ठ, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें पूछा गया है इसका किरण आरेख कैसा होगा। तो देखिए, दर्पण से कुछ दूर पर हमने एक वस्तु रखी जिसे हम लोग AB कहते हैं। AB से जाने वाला जो प्रकाश है दर्पण में पड़ने के बाद में ये बाहर की ओर चला जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार इस बिंदु से एक एक किरण आती है जो आपके वक्रता त्रिज्या से आके मिलती है, या कह सकते हैं R पर मिलती है। इस किरण को, ये जो किरण है इसको अभी यदि हम पीछे की ओर भेजते हैं मिलाते हुए, तो ये एक रेखा ये आती है और एक रेखा यहाँ से आती हुई ऐसे आती है। इस प्रकार ये जो कटान बिंदु होता है, कटान बिंदु पर एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब कैसा होता है? ये छोटा होता है और सीधा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि इस स्थिति में, मतलब उत्तल दर्पण और फोकस दूरी के बीच बने प्रतिबिंब का जो किरण आरेख होगा वो आपका आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा और ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ये था इसका पहला, दूसरे का क नंबर का उत्तर। अगला प्रश्न इसमें कहता है ओम का नियम बताइए। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत हो, भौतिक अवस्थाएं कैसी होती हैं? ताप होता है, दाब होता है, ये सारी भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। यदि ये चीज़ें आपकी स्थिर रहें
तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इतना आपका आंसर है कि यहाँ से है आपका, यदि भौतिक अवस्थाएं आपकी स्थिर हों तो उसमें प्रवाहित जो धारा होगी वह विभवांतर के समानुपाती या उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इसलिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, V समानुपाती I या फिर I समानुपाती V लिख देते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कहता है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। तो देखिए आपका एक चालक है, ये रखा हुआ है जो, जिसकी लंबाई कितनी है, L है। यहाँ पर एक थीटा कोण बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, ये थीटा कोण बना। इसके अलावा जो बल लग रहा है इसमें ऊपर की ओर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी इस ओर है। इसमें लिखा है कि यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ रखा हो तो फिर चालक पर लगने वाला जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा कैपिटल B, चालक में प्रवाहित धारा और चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, फिर से चालक पर लगने वाला बल, इधर इस लाइन से देखिएगा, चालक पर लगने वाला जो बल होता है वो किसके, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब B हो गया, चालक में प्रवाहित धारा मतलब I हो गई, और चालक की लंबाई मतलब L हो गई, और चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण मतलब कि ज्या का मतलब होता है साइन थीटा। तो आपने क्या क्या निकाला, BIL साइन थीटा। तो हमारा जो सूत्र बनेगा हो जाएगा F बराबर BIL साइन थीटा। अगला प्रश्न है हमारा, कहता 3 ओम प्रतिरोध के 8 प्रतिरोधों को किस मिश्रित क्रम में समायोजित किया जाए। मतलब 8 प्रतिरोध हमारे पास है 3-3 ओम के, उनको किस क्रम में जोड़ा जाए कि उनका परिणामी 16 ओम हो जाए, इसकी गणना करके हमें बतानी है। तो देखिए इसे आपको स्वयं करके देखना पड़ेगा, हो सकता है इसके अतिरिक्त आपका कोई और भी प्रश्न दे सकता है, जहाँ पर 8 की जगह यहाँ पर 16 ओम के कितने प्रतिरोध थे, 8, 3 ओम के 8 प्रतिरोध थे, और परिणामी कितना कह रहा है, 16 हो जाना चाहिए। तो ये आपको स्वयं रख कर देखना होगा। 8 प्रतिरोध की जगह 10 दे सकता है, 5 दे सकता है, 3 दे सकता है, 7 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसे हमने पहले रख कर देखा, इसके बाद हम आपको समझा पा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, 3 प्रतिरोध जो थे उसको हमने रख दिया है समांतर क्रम में। तो समांतर में रखेंगे तो कितना आएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो इसमें हमने 3 का लासा लिया तो 3/3 हो जाएगा। तो R1 का मान हो जाएगा आपका 1 ओम। मतलब यदि 3 प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में रख दें तो उनका तुल्य कितना हो जाता है, 1 ओम हो जाता है। तो बाकी हमारे पास कितने बचे, 3 रख दिए तो हमारे पास बचे 5। तो 5 प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में रखिए। श्रेणी क्रम में आप क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो 3 बचे 15, और एक हमारा आया था समांतर क्रम का, तो 15 और 1 कितने हो गए, 16 ओम। तो मतलब हम क्या करें, आप लिख सकते हो कि 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तथा अन्य 5 प्रतिरोधों को यदि हम श्रेणी क्रम में रखें तो उसका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम हो जाता है। और आप इस चित्र को बना देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रोटॉन जिस पर आवेश 16 1.6 होना चाहिए, यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से स्टेशन का कोण में 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड ये वेग दिया गया है, गुजरता है। तो प्रोटॉन पर इतने न्यूटन का बल आरोपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है आपको इसमें। तो देखिए इसमें Q का मान कितना दिया था, Q का मान दिया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। थीटा का मान 30 था, B का मान आपका ये था, F का मान आपका ये था। तो आपको पता होगा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल होगा तो वो होता है F बराबर BIL साइन थीटा। ठीक है, लेकिन यदि वहाँ पर आवेश की मात्रा दी गई हो तो F की जगह लगा देंगे हम QVB साइन थीटा।
मान किसका किसका दिया है कि हमें पास एफ का मान है, क्यू का मान है, वी का मान है, साइन थीटा का मान है और बी का मान नहीं है। तो जिसका मान मालूम है उन सभी लोग का मान हम रख देते हैं। मान रख कर हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी बराबर 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है आँख में दूरदर्शी दोष क्या होता है, इसके निवारण के लिए क्या करना होगा, चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। तो देखिए, इसके ठीक पहले वाले आंसर में हमने आपको दूरदर्शी दोष बताया है, लेकिन चलिए इसको फिर बताते हैं। दूरदर्शी दोष क्या होता है, जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो इसे दूरदर्शी दोष कहते हैं। इसका कारण है नेत्र से रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना या नेत्र के गोले की त्रिज्या कम हो जाना। अगला कारण है नेत्र के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना या लेंस का पतला हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये दो इसके मुख्य कारण हैं। ये आपका चित्र दिया गया है। जब आपका दोष वाला नेत्र होगा तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से बाहर बनता है, लेकिन जब हम लोग लेंस का प्रयोग कर देते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। जब रेटिना पर बनेगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा और वस्तु आपको दिखाई भी देगी। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये इसका आंसर था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में आपको एक सवाल दिया गया है, कहता है निकटदर्शी दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी गणना कीजिए। इसमें दिया क्या क्या है, देखिए यू का मान आपका अनंत दिया गया है, क्योंकि ये आपका है तो दूसरे अध्याय का प्रश्न, लेकिन इसमें दिया गया है। वी का मान आपको कितना दिया गया है, -20 मीटर दिया गया है। एफ का मान कुछ नहीं दिया गया, निकालना है। इसमें जब कंडीशन दे दे कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इतनी दूरी तक ही देख सकता है तो ये उसका यू हो जाता है। सॉरी, अंतिम दूरी दे रहा है क्योंकि यहीं तक देख सकता है, तो ये आपका हो जाएगा वी और यहाँ पर यू माना जाएगा अनंत। अब आप मान रख दीजिए सूत्र में, जैसे ही मान रखते हैं तो आपका यू की जगह जहाँ अनंत रखेंगे तो ये आपका शून्य हो जाएगा। आपका बचेगा 1/f बराबर 1/-20। तो एफ का मतलब -20 आया, इसलिए ये लेंस कैसा हो जाएगा, अवतल, क्योंकि अवतल में सभी चिन्ह ऋणात्मक होते हैं। p बराबर 1/f रखिए, मान रख दीजिए तो आ जाएगा आपका p बराबर -0.05 डायोप्टर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु का दो गुना बड़ा वह आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका किरण आरेख भी खींचिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यू का मान दिया गया है -20 सेंटीमीटर, वी का मान हमें निकालना है, एफ का मान हमें निकालना है। सिर्फ एक चीज़ दी गई है, लेकिन एक चीज़ और भी दिया गया है कि वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कुछ भी कहे तो समझ लीजिएगा कि आवर्धन दिया गया है। तो एम का मान कितना दिया गया है, 2। तो 2 बराबर हमने वी बटे यू किया। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी बराबर आ जाएगा 2u, और u का मान कितना है, u का मान है आपका 20, तो गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40, तो v का मान हमारा आ गया 40 और u का मान कितना है 20 है आपका। दोनों मान मालूम है आपको, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u यहाँ पर मान रखिए। जब आप मान रखते हैं तो आता है आपका 1/-40 माइनस 1/-20। आपने 40 का लासा लिया तो 40 से कम 40 आपका 1 आ जाता है यहाँ पे, और 20 दूनी 40 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आपस में कैसे होंगे, कैंसिल होकर प्लस हो जाएंगे। इस प्रकार फोकस दूरी यहाँ पर कितनी आएगी, 40 सेंटीमीटर की आएगी। तो उम्मीद करते हैं सभी छात्रों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये सेट सरल भी था और कहीं ना कहीं आपको पिछले सेटों से भी प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ रही होंगी। और आपसे एक चीज़
कि आप सभी बच्चे जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दें, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें, और अगर नए बच्चे हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर आता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक कारखाने में 100 वाट के 50 बल्ब हैं और 100 वाट के 20 पंखे हैं। तो देखिए 100 वाट के 50 बल्ब और 100 वाट के 20 पंखे, यदि हम इसको R1 मान लें, प्रतिरोध R1 मान लें, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। 100 वाट के 50 पंखे ये लिखा है और 100 वाट के 20 पंखे, ये 100 वाट के 50 बल्ब और 20 पंखे, तो इसको हमने गुणा कर लिया। कब तक चलते हैं, इसमें लिखा है प्रतिदिन 20 घंटे चलते हैं। बल्ब व पंखे प्रतिदिन कितना चलते हैं, 20 घंटे चलते हैं, तथा 24 नहीं 20 पंखे ही चलते हैं। पंखे का भी हमने इसमें जिक्र नहीं किया है। प्रतिदिन 24 घंटे चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं, ये पंखे अलग से जाएगा। 24 घंटे चलते हैं, देखिए हमने 24 का गुणा किया और 24 घंटे में कितने मिनट, नहीं सॉरी 24 घंटे चलते हैं और कितने दिन तक का निकालना है हमें, 30 दिन तक का निकालना है, एक माह का। एक महीने का मतलब हम 30 के गुणा कर देंगे, तो जितने भी प्रतिरोध थे उन सभी लोग का आपस में गुणा करके 24 घंटे चलता है और 30 दिन तक चलता है, तो हमने ये रख दिया। यहाँ से हमारा HR1 निकल आएगा, ये आपका किस में होगा, वाट घंटा में होगा। यदि इसको आप गुणा करेंगे तो आपको निकलेगा 50 40 000 वाट घंटा। इसी प्रकार HR2 निकाल लो। यहाँ पर देखो क्या क्या HR2 में है, इसमें कहता है 24 20 बल्ब वाला तो हो गया था, आपका कह रहा है 1000 वाट के 5 रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1000 गुणे 5। और क्या कहता है, और फिर 2000 वाट की 2 उसमें भट्टियाँ भी हैं। तो 2000 वाट वाला देखिए हमने अलग से बना दिया, क्योंकि इसमें प्रतिरोध का मान बदल रहा है। ये आपका ये हो गया हीटर वाला, और आपका फ्रिज वाला ऊपर दिया गया है। कब तक चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं, 30 दिन तक चलते हैं। ये भी कब तक चलते हैं 2000 वाले, ये भी 10 घंटे चलते हैं और 30 दिन तक चलते हैं। देखिए लिखा होगा ना इसमें, उसमें भट्टियाँ 10 दिन तक कार्य करती हैं, ये लिखा हुआ है आपका, ये लिखा है। तो भट्टियों में हम 10 का गुणा करेंगे, परंतु पंखे कितना चलते हैं, पंखे चलते हैं 20 घंटे, इसमें हम 20 का गुणा करेंगे पंखों में। आगे देखिए, क्योंकि आपको ये पता है कि एक यूनिट आपके 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब 10 की घात 3 का यदि हम भाग देते हैं तो इसमें क्या आएगा, HR1 का माना जाएगा 50 40, HR2 का माना जाएगा 3600, HR3 का माना जाएगा 1200 वाट घंटा। ये सभी आपके वाट घंटा में बदल जाते हैं। तो कुल ऊष्मा कितनी व्यय होगी, तीनों को आप जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 98 40। और भुगतान कितना करना पड़ेगा आपको, तो इसमें भुगतान के लिए देख लीजिए क्या दिया गया है। इसमें कहता है 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। तो हमारे पास कुल यूनिट कितने हैं, हमारे पास है 9840। इसमें यदि हम 5 के गुणा कर देते हैं तो हमारा निकल आता है 49,200 रुपये। तो ये हमारे सेट का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आपको एक एक प्रश्न क्लियर हुए होंगे। बहुत ही सरल भाषाओं में जितना हो सकता है उतना हमने आपको चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि आप पूरा अंशोड़ तैयार करके अपनी परीक्षाओं में बैठें, ताकि परीक्षाओं में आने वाला हर प्रश्न आपसे बनता हो, हर प्रश्न के सटीक उत्तर आप दे सकें और एक अच्छा स्कोर कर सकें। यदि हमारे द्वारा दी गई शिक्षा आपके लिए लाभप्रद है तो आप फटाफट वीडियो को एक लाइक करें। अगर आपको यूजफुल नहीं लगती है तो अनलाइक ज़रूर करें, लेकिन एक कमेंट ज़रूर बताएं आप लोग कि आप कहाँ से हैं और कितने दूर दूर के बच्चे हमारे इस वीडियो को देखकर अपना अध्ययन कर पा रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए सेट के साथ में।